हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई अब हमें पता है कैट एंड जितने भी एमबीए एग्जाम्स है उसमें लिमिटेड टाइम बचा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 गोल्डन रूल्स जिसे आपको डेली फॉलो करना है। अगर आपने इनको सिंसियरली फॉलो कर लिया तो अगर आप आज से भी स्टार्ट कर रहे हो तो भी अपने कैट और बाकी जो एमबीए एग्जाम्स है उनको क्रैक कर सकते हो। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है कैट कैन कॉम्पनसेट एवरीथिंग। भाई कहने का मतलब क्या है? भाई काफी सारे बच्चे इस समय प्रॉब्लम में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं कि मेरा 10th में कम स्कोर है, मेरा 12th में कम स्कोर है, मेरा ग्रेजुएशन में कम स्कोर है, या मेरा ईयर गैप है, मेरा प्रोफाइल अच्छा नहीं है। तो आप इन चीजों को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि इन चीजों में आपको चेंज नहीं ला सकते। जो आप बेस्ट पॉसिबल चीज कर सकते हो वो ये है कि जो आपके एमबीए एग्जाम्स है, जो कैट का एग्जाम है, बाकी एमबीए एग्जाम्स है, उसमें आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करो। इससे होगा क्या? अगर मैं बात करूं आईएम्स कॉलेज की, तो आईएम्स कॉलेज जो है आपके जितने भी आईएम्स हैं वो आपकी जो शॉर्टलिस्ट निकालते हैं वो कॉम्पोजिट स्कोर के बेसिस पर निकालते हैं। कॉम्पोजिट स्कोर का मतलब क्या होता है? इसमें 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, ग्रेजुएशन का स्कोर, कैट का स्कोर सब काउंट होता है। तो अगर आपका किसी साल स्कोर कम भी है तो वहां पे अगर आप कैट में ज्यादा स्कोर ले आओ तो वो सारी की सारी चीजें कॉम्पनसेट हो जाएगी एंड आपको भी कॉल आने के चांसेस बन जाएंगे। सेकंड चीज, बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो आपके 10th 12th ग्रेजुएशन का स्कोर देखते ही नहीं है। आप उनके एग्जाम की कट ऑफ क्लियर करो एंड आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। जैसे मैं बात करूं एफएमएस दिल्ली की, तो एफएमएस दिल्ली जो है वो एबीसी के इक्विवेलेंट कॉलेज है, लेकिन यहां पे 10th 12th के मार्क्स नहीं देखता। वो कहता है आप कट ऑफ क्लियर करो, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आप यहां पे अगर अच्छा स्कोर करोगे तो जा सकते हो। आप बात करो एक्सेलराई की, वहां पे आपको इनका एग्जाम क्रैक करना है। एंट्रेंस एग्जाम में अगर आपने कट ऑफ इनकी क्रॉस कर दी आपको कॉल आ जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं आईएफटी एग्जाम की, इनके भी एग्जाम को क्रैक करो, आपको डायरेक्ट कॉल आ जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका यह होना चाहिए कि आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने हैं, चाहे कैट का एग्जाम हो, जैट हो, आईएफटी हो, एनमैट, स्नैप। अगर आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर लोगे तो आप डेफिनेटली अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकते हो। तो पहला जो आपकी नेगेटिव थॉट है कि यार मेरा तो होगा नहीं होगा, मेरा प्रोफाइल बेकार है, मेरा स्कोर कम है, इस चीज को अवॉइड करो एंड एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको अपनी पढ़ाई को करना है। रूल नंबर 2 मेरा क्या कहता है? नो द सिलेबस वेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी इंसान ने कहा है कि एग्जाम के लिए पढ़ो या मत पढ़ो, एग्जाम के बारे में जरूर पढ़ो। तो सबसे पहली चीज, आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से समझ लो कि क्या है क्या नहीं है। आगे इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस भी बताऊंगा, टॉपिक एंड सब टॉपिक जो आपको पढ़ने अलग अलग एग्जाम्स के लिए, तो एंड तक आपको चीजों को समझना है। लेकिन जैसे मैं बात करूं कैट एग्जाम की, तो कैट एग्जाम में अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पे वोकैबुलरी नहीं आता है, वोकैबुलरी नहीं पूछा जाता है। तो अगर आप कैट पे पहले फोकस कर रहे हो तो वोकैबुलरी छोड़ के आपको जो ज्यादा फोकस हो सकता है वो आरसी की तरफ ज्यादा हो सकता है। अगर मैं बात करूं एलआरडीआई की, तो एलआरडीआई में अगर हम कैट की बात करें तो बेसिक एलआर नहीं आता है, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, वहां पे एडवांस एलआरडीआई पूछा जाता है। तो इसकी आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर मैं जैट की बात करूं तो जैट में डिसीजन मेकिंग आता है। अगर हम अदर एग्जाम्स की बात करें वहां पे जीके का कंपोनेंट आता है। तो आपको ये चीजें समझनी है कि जो पढ़ रहे हो आप, जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, उसका सिलेबस आपको पूरा पूरा पता होना चाहिए ताकि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो एंड आप सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर पा रहे हो। रूल नंबर 3 की अगर मैं आपसे बात करूं, मेक सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी। भाई अगर मैं पर्टिकुलरली कैट एग्जाम की बात करूं तो मेरे 3 सेक्शन है। एक मेरा वर्बल का सेक्शन है, एक मेरा एलआरडीआई का सेक्शन है एंड मेरा क्वांट का सेक्शन है। अगर मैं अदर एग्जाम्स की बात करूं तो वहां पे एक सेक्शन मेरा जीके का ऐड ऑन हो जाता है। अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं, जैट हो गया, आईएफटी हो गया, सीमैट हो गया, टिस हो गया। कुछ कुछ एग्जाम में एक एडिशन सेक्शन भी आ जाता है, जैसे जैट में डिसीजन मेकिंग होता है, इस तरह से। बट मेजर जो आपकी प्रिपरेशन है, 80 to 90% प्रिपरेशन आपके इन 3 सेक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, वर्बल, क्वांट एंड एलआरडीआई। अब आपको इंडिविजुअल सेक्शन की स्ट्रेटजी बनानी है। हर एक सेक्शन आपको अलग तरीके से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर हम कैट एग्जाम की बात करें और ओवरऑल हम 99 परसेंटाइल लाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं आपको तीनों में 99 लाना है। अगर आपका एक में मैक्सिमाइज हो गया, 2 में थोड़ा कम भी रह गया, तो भी आप 99 परसेंटाइल बन सकते हो। तो हर एक सेक्शन को आपको समझना है कि किस तरह से अटेम्प्ट करूं। जैसे अगर मैं बात करूं वर्बल की, तो वर्बल में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आरसीज की प्रैक्टिस करो बहुत सारी। और आरसीज की प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है? जब आप बहुत सारे आर्टिकल्स रीड करोगे तो आपकी रीडिंग स्पीड, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्पीड, उसके बाद आप चीजों को कॉम्प्रीहेंड कैसे करते हो, वो चीजें आपकी बेटर होती चली जाएंगी। तो वर्बल में आपको भाई बहुत ज्यादा आपको एक स्ट्रेटजी बना लेनी है कि मैं डेली एक आरसी सॉल्व करूंगा, डेली 1 आरसी, ठीक है।
इसी तरह से अगर मैं LRDI की बात करूं तो LRDI का बेस्ट पॉसिबल वे क्या है? लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है LRDI में, लेकिन LRDI में प्रैक्टिस इज द बिगेस्ट सॉल्यूशन। जब तक आप एक्सपोज नहीं होगे क्वेश्चंस के सामने, क्योंकि LRDI में आजकल लेवल डिफिकल्ट होता जा रहा है। पहले लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन होता था, बट अब LR बेस्ड DI, DI बेस्ड LR, ऑकवर्ड पजल, क्वांट बेस्ड LR, तो डिफरेंट चीजें मिक्स कर रहे हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके वो आपके सामने टॉपिक्स को लेके आ रहे हैं। तो LRDI में आपको बहुत जल्दी से कॉन्सेप्ट्स अपने ब्रश अप करने हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करो। डेली बेसिस पे टारगेट रखो कि मैं भाई डेली 1 से 2 सेट पूरे सॉल्व करूंगा एडवांस लेवल के। कभी आप LR का करो, कभी DI का करो, कभी चार्ट्स एंड डायग्राम हो गया, कभी गेम्स एंड टूर्नामेंट हो गया, या फिर ऑकवर्ड पजल हो गई, कॉम्प्लेक्स पजल हो गई, या फिर ट्रूथ एंड लाई का क्वेश्चन बन गया। उसके अलावा कभी टेबल एंड केसलेट का क्वेश्चन उठा लिया। तो डेली बेसिस जब आप 1 से 2 सेट करोगे तो जो आपके पास रिमेनिंग टाइम है, आप काफी सारे क्वेश्चन के सामने एक्सपोज हो जाओगे एंड आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से इन क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे LRDI में, उतना ही इंप्रूवमेंट आपका आता रहेगा, क्योंकि LRDI इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। क्वांट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो क्वांट्स में आपकी कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी सारे लोग मैंने देखा वो ट्रिक्स के पीछे भागते हैं, शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। बट अगर आप एग्जाम देखोगे, एग्जाम में आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके क्वांट में जितने भी टॉपिक्स है, चाहे वो ज्योमेट्री हो, नंबर सिस्टम हो, अरिथमेटिक हो, मॉडर्न मैथ्स हो, एल्जेब्रा हो, इनके कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग हो। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आप बेसिक क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो और आप एडवांस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो। अगर मैं कैट एग्जाम की बात करूं तो ऐसा नहीं है सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस भी आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, एंड उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं। तो आपको यह चीज देखनी है कि यार हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट सीखते हो तो उसके ऊपर कोशिश करो 50 to 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की, एंड वो भी डिफिकल्टी लेवल वेरी कर करके, कभी बेसिक का, कभी मॉडरेट का, कभी एडवांस का, ताकि हर एक टाइप के क्वेश्चन के साथ आप फेमिलियर हो पाओ। उसके बाद अगर मैं जीके की बात करूं तो जीके में आपको करंट जीके और स्टैटिक जीके दोनों पे ध्यान रखना है। तो करंट जीके के लिए सबसे ज्यादा रिकमेंडेड रहता है कि आप वीकली लेवल पे कोई जीके का टेस्ट देते रहो, या फिर आप 1 मंथ की पूरी करंट अफेयर्स को कंपाइल तरीके से पढ़ लो, उसका एक बार रिवीजन कर लो, ताकि करंट अफेयर्स आपकी अपडेटेड रहे। एंड ये 3 सेक्शन की, हर एक सेक्शन की इंडिविजुअल स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी कि मुझे किस तरह से अपने पेपर में अटेम्प्ट करना है। रूल नंबर 4 की बात करूं तो फोकस ऑन योर बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट। चाहे मैं बात करूं आरसी की, चाहे LRDI की, चाहे क्वांट्स की बात करें, अगर आपको यह पता ही नहीं होगा कि गेम्स एंड टूर्नामेंट में नॉकआउट और राउंड रॉबिन में क्या फर्क होता है, या आपको पता नहीं होगा अलजेब्रा में फॉर्मूलेस कौन कौन से हैं, या फिर ज्योमेट्री के आपको थ्योरम्स नहीं पता, अरिथमेटिक के आपको लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आप कितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी नहीं। तो सबसे पहला कोर ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए आपका, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो, शॉर्टकट्स पता हो या नहीं पता हो, हर एक टॉपिक के बेसिक्स आपके माइंड में फिट होनी चाहिए। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर आप स्ट्रगल करोगे। तो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करना है, क्या टाइप्स ऑफ आरसीज है, कैसे ऑथर का व्यू पॉइंट समझना है, टाइप्स ऑफ पैसेजेस कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आपको बिल्ड करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा, कोई शॉर्टकट, कोई ट्रिक, कोई टिप काम नहीं आएगा। जब आप बेसिक सीख लो उसके बाद आप उसकी एप्लीकेशन लगाओ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में। तो अभी से आपको स्टार्ट कर देना है, हर एक टॉपिक का बिल्ड करना है बेस, और उसके बाद क्वेश्चंस को करना है प्रैक्टिस। उसके बाद रूल नंबर 5 की बात करूं, नो वन इज अ बॉर्न जीनियस। बहुत सारे लोगों के अंदर ये डाउट रहता है कि सर मैं तो जीनियस हो ही नहीं सकता, मैं तो बहुत एवरेज हूं, मेरा कैसे होगा। तो आप लोग ये समझो, आप मेहनत ना करने के रीजंस को जस्टिफाई कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते, जस्ट बिकॉज यू आर मोर ऑक्यूपाइड इन अदर थिंग्स। हो सकता है आपको नेटफ्लिक्स देखना हो, अमेजॉन प्राइम देखना हो, या फिर आपको पबजी खेलना हो, तो आप अपने आप को रीजंस देते हो कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता, ताकि भाई आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाए, यार मैं तो एवरेज हूं, मेरा तो अच्छा स्कोर आ ही नहीं सकता। जनरली ह्यूमन नेचर ऐसा ही होता है कि हम लोग जब भी किसी चीज को अवॉइड करते हैं तो उसको कोई ना कोई रीजनिंग देके जस्टिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं। बट आप एक चीज समझो, जब तक आप इस थॉट प्रोसेस को ब्रेक नहीं करोगे तो आप इसी चेन में, इसी साइकिल में ट्रैप्ड रहोगे। नो
नो वन इज अ बॉर्न जीनियस। अगर आप आज से मेहनत करते हो और डेली बेसिस पे आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप टॉप एग्जाम क्रैक ना करो। लेकिन बात वही है कि आप एक तरफ या तो अपने आप को जस्टिफाई करो क्यों नहीं पढ़ना, या फिर अपने आप को डेली प्रैक्टिस करो। राइट प्रैक्टिस इन द राइट मैनर विल ऑलवेज गिव यू राइट रिजल्ट्स। तो आपको ये चीज अपने आप को एश्योर करनी है। भाई देखो, पढ़ना डिफिकल्ट काम है, लेकिन 6 months ऑफ एफर्ट इक्वल टू लाइफ का कंफर्ट आपका बन सकता है। इस मोटो को याद कर लो, 6 months ऑफ एफर्ट इक्वल टू लाइफ टाइम कंफर्ट। बिकॉज भाई एक बार आप टॉप कॉलेज में चले गए तो भाई काफी आसान हो जाती हैं चीजें करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि जब मैं किसी टॉप 20 बी स्कूल में पढ़ रहा हूं, टॉप 30 बी स्कूल में पढ़ रहा हूं, तो मुझे पता है मेरे कॉलेज में भाई इतनी सारी कंपनीज आनी है, मेरी जॉब लगनी ही लगनी है। तो मेरे पास एक एज होता है एंड मेरे पास कॉलेज का ब्रांड होता है, जिसकी वजह से मैं अच्छी कंपनी में एंटर कर सकता हूं। अगर आप किसी बी ग्रेड या फिर एवरेज कॉलेज में जा रहे हो तो वहां पे चीजें डिफिकल्ट होती है। ऐसा नहीं आप टॉप कंपनी में जा नहीं सकते, बट आपके लिए स्ट्रगल का पीरियड और ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप अपनी एमबीए करोगे, उसके बाद फिर किसी नॉर्मल कंपनी से स्टार्ट करोगे, फिर 100 ऑफ कंपनीज में अप्लाई करोगे, फिर जहां पे आपकी स्किल्स डेवलप होती जाएंगी, फिर कभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टॉप कंपनी में। वो 4-5 साल का स्ट्रगल है। उसके बाद आपके पैकेजेस की बात हो रही है, सैलरी की बात हो रही है, आपकी जॉब प्रोफाइल की बात हो रही है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचना है तो इस रूल को याद कर लो कि भाई 6 मंथ मुझे तपस्या करनी है। मैं सारी चीजें जो मुझे मोमेंटरीली हैप्पीनेस देती है उसको छोड़ने के बाद मैं लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस की तरफ काम करूंगा। तो अगर आप भाई एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे हो, या फिर आप फोन में पबजी का गेम खेल रहे हो, या इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, दे आर गिविंग यू मोमेंटरीली हैप्पीनेस। बट आपके लिए मोमेंटरी हैप्पीनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर एक वेल सेटल्ड करियर जहां पे आपको एक लॉन्ग टाइम हैप्पीनेस मिले, तो वहां पे आपको फोकस ज्यादा करना है, सो दैट यू कैन अवॉइड दीज थिंग्स एंड फोकस इन द राइट माइंडसेट। आपका माइंडसेट अगर तैयार हो गया तो फिर आप डेली बेसिस पे ऑटोमेटिकली सुबह उठ के आरसी भी सॉल्व कर लोगे, डेली बेसिस पे एलआरडीए भी कर लोगे, देन क्वांट्स भी सॉल्व कर लोगे। तो आपको ये चीज माइंड में लेके चलनी है कि कोई भी जीनियस नहीं होता। एक एवरेज में और एक जीनियस में फर्क इतना ही होता है कि एवरेज क्विट कर देता है और जो जीनियस होता है वो कंसिस्टेंसी के साथ लगा रहता है एंड पॉइंट तक। तो यही मोटो आपको रखना है। हम लोगों के साथ होता क्या है, मॉक में कम नंबर आए हम डिप्रेस हो जाते हैं, हमारे एक क्वेश्चन किसी टॉपिक का नहीं बना हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमने एक टॉपिक उठाया वो हमारे समझ में नहीं आया तो हम ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। ये चैलेंजेस हैं, यही तो चैलेंज है जिसको आपको ओवरकम करना है। कल को आप कैट से एमबीए करने के बाद कोई अच्छे मैनेजर बनोगे तो मैनेजर की क्वालिटी यही तो है कि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाए। तो वही चीज आपकी यहां टेस्ट हो रही है। तो इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेके अपनी तैयारी में 100% सिंसियरिटी के साथ जाओ। ये मत सोचो मुझे कैट में कितना स्कोर करना है, ये सोचो जब मैं एग्जाम से बाहर आऊंगा तो ये मेरा बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। एंड उसके बाद आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहोगे अपनी परफॉर्मेंस से भी और अपने कॉलेज से भी। रूल नंबर 6 की बात करते हैं, स्टडी बाय टॉपिक नॉट बाय टाइम। बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं सर मैं डेली कितने आवर्स पढ़ाई करूं कि मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए। भाई दिस इज अ वेरी नॉनसेंस क्वेश्चन। क्यों नॉनसेंस है? क्योंकि भाई आप ये समझो हर एक इंडिविजुअल का डिफरेंट आईक्यू लेवल है। उसको कोई टॉपिक जल्दी समझ में आता है, कोई टॉपिक लेट समझ में आता है। तो आप टाइम थोड़ी पढ़ते हो। अगर मान लो आप एक टॉपिक सॉल्व कर रहे हो और मैंने आपको बोल दिया कि आपको डेली 4 आवर्स पढ़ाई करनी है, तो 4 आवर्स होते ही क्या क्वेश्चन बीच में छोड़ दोगे? नहीं ना। तो इसीलिए अपनी पढ़ाई को सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लो। सब टॉपिक्स मतलब आप अपने एक टाइम टेबल बना लो, अपनी पढ़ाई को डिवाइड कर दो। अभी आपको दिखाता हूं कैसे आपको अपने टॉपिक को डिवाइड करना है, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बना पाओ। अगर मैं वर्बल की बात करूं, अगर मैं क्वांट्स की बात कर रहा हूं, अगर मैं एलआरडीए की बात कर रहा हूं, तो डेली बेसिस पे टारगेट रखो कि भाई मुझे वर्बल का डेली एक आरसी सॉल्व करना है, 2 आर्टिकल्स रीड करने हैं एंड 30 मिनट्स या फिर अराउंड मुझे 15 वोकैबुलरी वर्ड्स डेली बेसिस पे लर्न करने हैं। क्वांट में आप डेली का टारगेट रखो कि मुझे एक टॉपिक समझना है एक दिन में और उसके बेसिक क्वेश्चन करने हैं उस दिन, एंड नेक्स्ट डे उसी टॉपिक के एडवांस क्वेश्चंस एंड मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं, ताकि 2 दिन में मेरा एक टॉपिक फिनिश हो जाए। एलआरडीए में आप भाई अपने आप को क्लैरिटी दो कि आज मैं कॉम्प्लेक्स पजल्स को सॉल्व करूंगा तो मैं इसके कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एंड उसमें कितना भी टाइम लगे। तो जब आप टॉपिक वाइज स्टडी करोगे तो डेली बेसिस पे जब आप अपने टॉपिक को टारगेट को अचीव करोगे तो आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आप अपने टाइम टेबल में टिक लगाते रहो ये मेरे टॉपिक्स होते जा रहे हैं। तो टाइम को मत देखो, टॉपिक को देखो। आप ये देखो मेरे सामने 60 टॉपिक्स हैं, मेरे सामने 3 महीने का टाइम है, तो मुझे अब 3 महीने के हिसाब से अगर डेली पढ़ना है तो किस तरह से मैं अपने टॉपिक्स को डिवाइड करूं। एंड एक बात हमेशा ध्यान रखना, डू नॉट जस्ट फोकस ऑन वन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, सर मेरा इंग्लिश तो बहुत अच्छा है, क्वांट मुझे प्रैक्टिस करना है। सर मैं क्वांट में तो बहुत बढ़िया हूं, मेरे को एलआरडीए करना है, क्योंकि कैट वे एग्जाम में हर एक टॉपिक की इक्वल वेटेज है।
तीनों सेक्शन आपके इक्वल मार्क्स के होते हैं, तो आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है कि आप किसी सेक्शन को ज्यादा टाइम दे रहे हो, किसी को कम टाइम दे रहे हो। इस तरह से आप अपने आप के साथ भाई चैलेंज क्रिएट कर लोगे। आपको तीनों के तीनों सेक्शन पे बराबर टाइम देना है, बराबर उसकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, ये जरूर कर सकते हो, जैसे क्वांट का सिलेबस ज्यादा है तो वहां टाइम ज्यादा दे दो, लेकिन तीनों सब्जेक्ट को आपको सिंसियरिटी के साथ पढ़ना है, एंड तभी आपकी कमांड बनेगी तीनों के तीनों सब्जेक्ट पे। उसके बाद अगर मैं रूल 7 की बात करूं, अपीयर फॉर वीकली मॉक। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं कि सर मॉक्स तो हम तब करेंगे जब सिलेबस फिनिश होगा। सिलेबस तुम्हारा कभी फिनिश होगा नहीं, मॉक तुम कभी दोगे नहीं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा एग्जाम में करना क्या है और कैसे करना है। तो इसीलिए सिलेबस हो या ना हो, अपना एक डेट सेट कर लो भाई, संडे टू संडे मैं एक मॉक लिखूंगा। एक वीक में आप कैट का मॉक लिखो, नेक्स्ट वीक आप नॉन कैट मॉक उठा लो, चाहे वो एनमैट का हो, स्नैप का हो, फिर आप कैट मॉक लिखो, फिर नॉन कैट मॉक लिखो, और जब थोड़ा थोड़ा सिलेबस होने लगे तो आप वीकली 2 मॉक्स देने स्टार्ट कर दो। तो मॉक आपको यहीं से देने स्टार्ट करने जब से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप मॉक नहीं दे रहे हो तो आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि आप देखो, आप जब अपने एग्जाम के लिए अपीयर करते हो तो आप सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पर नहीं जा सकते। आपको यह पता है एग्जाम में मेरे सामने 100 क्वेश्चन आने हैं, अब इन 100 क्वेश्चन में से मैं किस तरह से अपने क्वेश्चन को डिवाइड करूं कि भाई मेरे जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमाइज हो पाए। कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं, कौन से क्वेश्चन छोड़ूं, कौन से टॉपिक से मेरी ज्यादा स्ट्रेंथ बनती है, मैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन ज्यादा जल्दी कर पाता हूं या नॉन एमसीक्यू कर पाता हूं, मेरा टाइम कहां वेस्ट हो रहा है, टाइमर जब चलता है तो क्या मेरा पैनिक बटन ऑन हो जाता है, मैं क्वेश्चन को पिक कैसे करूं, कौन से क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं, कहीं किसी एक क्वेश्चन पे मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। ये सारी चीजें आप सिर्फ और सिर्फ मॉक्स देने से ही सीख सकते हो। अगर आप मॉक्स नहीं दे रहे हो तो यू आर लूजिंग आउट। आप कॉम्पिटिशन से स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे, क्योंकि आपको कभी पता ही नहीं चलेगा आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, आपका वीक एरिया क्या है, कौन से एरिया पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है। तो एक सिंसियर हैबिट बना लो कि मुझे हर वीक मॉक देना ही देना है। रूल नंबर 8 कहता है मॉक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक का एनालिसिस करना। मॉक जितना इंपॉर्टेंट है 3 आवर्स का, उतना ही इंपॉर्टेंट है उसके बाद 4 to 5 आवर्स का एनालिसिस करना। एनालिसिस में आपको यह देखना है मेरे क्या क्वेश्चन इनकरेक्ट थे, क्या क्वेश्चन मेरे नॉट अटेम्प्टेड थे। भाई मान लो मेरे 100 क्वेश्चंस का मैंने मॉक दिया, मैंने उसमें से 70 अटेम्प्ट करे, तो इसका मतलब मैंने 30 जो है वो नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस है। ठीक है, अब जो मेरे नॉन अटेम्प्टेड है और जो मेरे अटेम्प्टेड है, इसमें से मेरे कुछ करेक्ट होंगे, कुछ इनकरेक्ट होंगे। मान लो 70 में से आपके 40 करेक्ट है और 40 करेक्ट के बाद आपके 30 इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अब आपको यह चीज देखनी है कि जो नॉन अटेम्प्टेड है वो नॉन अटेम्प्टेड क्यों थे। क्या आपको टॉपिक ही नहीं पता था, या फिर आपको टॉपिक पता था बट क्लिक नहीं कर पाए। जो इनकरेक्ट है वो और भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया वो यही सोच के अटेम्प्ट किया कि ये मेरा सही होगा, तो आपको एनालाइज करना है ये आपका गलत हो क्यों रहा है। एंड जो क्वेश्चन करेक्ट है आपको देखना है क्या कोई क्वेश्चन में आपने बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं दे दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है 10 मिनट आपने दे दिया और क्वेश्चन आपका एक सही हुआ है, तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड सिग्नल। तो आपको अपनी एक अप्रोच बिल्ड करनी है, उस अप्रोच को मैं बोलता हूं ABC अप्रोच। ए का मतलब अभी करो, बी का मतलब बाद में करो, एंड सी का मतलब छोड़ दो। तो मतलब ये हुआ जब हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो आपको जब इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं तो आपको ये जज करना है कि ये वाला क्वेश्चन मैं अभी कर सकता हूं, तो आपको उसे अभी सॉल्व करके टिक कर देना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम देखते हैं हमें लगता है हमें आता तो है बट ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, तो उसको बाद के लिए छोड़ दो, बाद में करेंगे जब सेकंड राउंड ऑफ क्वेश्चंस आएगा, जब हम वापस सारे क्वेश्चन स्कैन करेंगे। एंड सी का मतलब था छोड़ दो कोई ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा लेंदी लग रहा है या जिसका कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता, उसको बिल्कुल छोड़ दो, उसको टच भी नहीं करना है, क्योंकि हम वहां पे अपना टाइम स्पेयर नहीं करना चाहते, वेस्ट नहीं कर सकते वहां पे टाइम। तो एक अपनी अप्रोच बिल्डअप करो, एंड अपना जो टारगेट है वो ये टारगेट मत रखो कि आज मेरा 0 स्कोर है फॉर एग्जांपल, तो मुझे भाई 150 लाना है। आपको ये चीज पता है कि कैट एग्जाम में 300 मार्क्स का पेपर होता है, अगर आप अप्रोक्सीमेट 150 प्लस ले आते हो तो आपकी 99 परसेंटाइल बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मॉक 1 दिया, 150 टारगेट कर रहे हो, आप डिप्रेस हो गए क्योंकि मार्क्स नहीं आए। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच। आपको ये देखना फर्स्ट मॉक में आपका कितना स्कोर आया, लेट्स से आपका फर्स्ट मॉक में 30 स्कोर आया। अब आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ जिस स्ट्रेटजी को कहते हैं +5 स्ट्रेटजी। +5 स्ट्रेटजी का मतलब क्या हुआ कि हर मॉक में मुझे 2 क्वेश्चन और सही करने ताकि मेरे 5 to 6 मार्क्स एक्स्ट्रा आ जाएं। तो हर मॉक के साथ अगर आपके +5 होने लगे तो आप ये देखो कि अगर आपने 20 मॉक्स दे दिया, 25 मॉक्स दे दिए, तो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर 100 से 125 तक इंक्रीज हो जाएगा। इनिशियली आपके 30 मार्क्स थे, तो लास्ट मॉक तक आते आते आप 155 के स्कोरर बन गए हो। तो हर मॉक में अपना एक टारगेट सेट करो कि हर नेक्स्ट मॉक में मैं 5 मार्क्स ज्यादा लाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप एक मोटिवेटेड रहो। अगर आप हर मॉक में सोचोगे मुझे 150 लाना है, मार्क्स आपके 40 आ रहे हैं, आप अगला मॉक दोगे ही नहीं।
है ना। लेकिन अगर हर मॉक में आप 5 मार्क्स का टारगेट रखते हो और हर मॉक में वो अचीव हो रहा है, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी कि हाँ यार मेरे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, मैं बेटर हो रहा हूं, मैं इंप्रूव हो रहा हूं। तो जब आप ये चीज फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप बेटर रिजल्ट देख पाओगे एंड अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे से भी ट्रैक कर पाओगे। तो अपना एक एक्सेल मेंटेन करो, हर मॉक में कितना स्कोर है, कौन से सेक्शन में क्या स्कोर आ रहा है, परसेंटाइल के पीछे मत भागो। एक चीज हमेशा ध्यान रखकर, जब हम मॉक्स देते हैं परसेंटाइल हमें नहीं देखनी है, क्योंकि परसेंटाइल रिलेटिव होता है। जिस कोचिंग के आप मॉक दे रहे हो सकता है वहां पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम हो या ज्यादा हो, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स होते हैं, तो वहां पे परसेंटाइल वेरी करती है। स्कोर एब्सोल्यूट होता है, स्कोर आपकी ट्रू परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। तो आप अपने स्कोर को इंप्रूव करना है, परसेंटाइल ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती रहेगी। रूल नंबर 9 हम समझते हैं, डोंट फॉरगेट अदर एग्जाम। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास ऐसे आते हैं, सर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एनमैट क्रैक करना है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ स्नैप क्रैक करना है, मैं सिर्फ कैट देना चाहता हूं। बिल्कुल गलत है। अपने ऑप्शंस को ओपन रखो, अपना होराइजन वाइड करो। आपका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जाम क्रैक करना एंड ऑब्जेक्टिव है या टॉप कॉलेज में जाना? टॉप कॉलेज में जाना। तो टॉप कॉलेज में जाने के लिए आपके सामने जब 8 से 9 ऑप्शन है, तो आप उनमें से अचीव करो ना, उसमें से ट्राई करो। तो अभी सारे एग्जाम्स दो, अभी मत सोचो कि मैं सिर्फ ये एग्जाम दूंगा या वो एग्जाम दूंगा। अभी आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे हर एक एग्जाम देना है, उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। उसके बाद हम देखेंगे हमें कहां एडमिशन मिलता है। तो जो टॉप एग्जाम है आपको कैट, जैट, आईएफटी, स्नैप, एनमैट, सीमैट, टेस्टनेट, सीटी, ये एग्जाम तो आपको डेफिनेटली देने ही देने। आपके सामने ये टॉप 8-9 एग्जाम है। इसके अलावा भी और एग्जाम निकल के आ जाते हैं। एसआरसीसी हो गया, एक्सजीएमटी का पेपर हो गया, उसके बाद माइका का पेपर हो गया। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो कम से कम भाई आप ये लेके चलो कि 6 to 8 एग्जाम्स हम लोग देंगे, ताकि भाई हमारे सामने ऑप्शन ज्यादा रहे एंड किसी एक एग्जाम में अगर हमारा स्कोर कम भी हो जाए, उसके बाद भी हम टॉप इंस्टीट्यूट में जा पाए दूसरे एग्जाम को क्रैक करके। रूल नंबर 10 जो हमारा आता है वो ये कहता है सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप कितने भी अच्छा कंटेंट हो, आपने कितनी भी अच्छी कोचिंग ज्वाइन करी हो, आप कितनी भी मेहनत करते हो, लेकिन अगर आप वो कंसिस्टेंटली नहीं कर रहे हो तो सब बेकार है। इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट इनफ, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। आज की डेट में कॉम्पिटिशन ज्यादा है, लोग मेहनत कर रहे हैं, टॉप इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं। हमारे सामने क्या होता है, हम जब कोई वीडियो देखते हैं या फिर जब हम नया नया कुछ इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, एक मोटिवेशन रहता है। जब हम माइंडसेट में होते हैं, हमारे सामने एक मोटिवेशन रहता है कि अब मुझे तैयारी करनी है। 2 दिन बाद वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है, आपकी बुक्स वहीं की वहीं रखी रहती हैं और आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हो। फिर आप अपने आप को रीजन देना स्टार्ट करते हो, अरे यार मैं तो एमबीए के लिए बना ही नहीं, अरे यार मेरे ऊपर तो जॉब का वर्कलोड है, अरे यार मेरे पास तो कॉलेज के असाइनमेंट्स है। तो आप अपने आप को नेगेटिव रीजन देके जस्टिफाई करते हो। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट में आ जाओ कि भाई मुझे डेली पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे डेली 3 टॉपिक फिनिश करने हैं, मुझे कंसिस्टेंटली हर हफ्ते मॉक देना है। तो अगर आपने कंसिस्टेंट की हैबिट डेवलप कर ली, आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी आ गया, आपके अंदर वो सेल्फ डिसिप्लिन आ गया, अपने आप को रिवॉर्ड एंड पनिश थ्योरी में अडॉप्ट करो। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, रिवॉर्ड एंड पनिश थ्योरी। इसकी हेल्प से शायद आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाए। रिवॉर्ड थ्योरी क्या कहती है, जो भी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है, फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम चलाना पसंद करते हो, आप गिटार बजाना पसंद करते हो, आपको जिम जाना है या फिर आपको नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देखनी है, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दो। आप अपने आप को यह बोलो कि अगर मैं दिन में 3 टॉपिक फिनिश कर लूंगा तो आज मैं एक सीरीज का 1 एपिसोड देखूंगा। और अगर वो चीज नहीं कर पाए तो अपने आप को पनिश करो कि मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक मेरा ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। तो इससे क्या रहेगा, आपके दिमाग में डेली एक मोटिवेशन रहेगा कि यार ये 3 टॉपिक फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद एटलीस्ट कुछ लेजर मिलेगा, कुछ हम इंजॉयमेंट कर पाएंगे। अगर आपने वो 3 टॉपिक खत्म नहीं करे तो यू विल कीप ऑन वर्किंग हार्ड जब तक वो टॉपिक फिनिश नहीं हो जाते। इससे नेक्स्ट डे का मोटिवेशन मिलेगा कि आज मैं टॉपिक को जल्दी फिनिश करता हूं, सो दैट यार इवनिंग तक मैं फ्री हो जाऊं। तो ये चीज अपने आप में डेवलप करो। कंसिस्टेंसी अगर नहीं आएगी तो चैलेंज है। आपको डेली हर कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, आपको इंस्पिरेशन चाहिए कि मैं अगर टॉप इंस्टीट्यूट में पहुंच जाऊंगा तो मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, उससे किसी और का बेनिफिट नहीं होगा, मेरा बेनिफिट होगा। तो अगर आपने कंसिस्टेंसी डेवलप कर ली, अगर आपने 6 मंथ्स अपने आप को दिखा दिया कि मैं भाई एक तपस्या कर सकता हूं, तो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा एंड यू विल एंटर इनटू द टॉप बी स्कूल। तो ये मैंने 10 आपको इंपॉर्टेंट रूल्स बताए हैं। अब अगर आप ये रूल्स खुद फॉलो कर सकते हो, वेल एंड गुड। अगर आप खुद फॉलो नहीं कर सकते तो मैं आपको बताता हूं सिलेबस क्या और मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है। तो उसके लिए भाई मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है 2 जून से। 2 जून से मैं भाई पूरा फुल फ्लेजेड बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं ये सारी चीजें डिसिप्लिन एक्शन प्लान के साथ चीज पढ़ाई जाएगी, ताकि आपके लिए एक सुपरविजन के लिए बंदा हो, आपको एकदम पता चले कि मैं जो पढ़ रहा हूं वही मुझे पढ़ना है एंड डेली बेसिस पर आपको काम मिल रहा है, सो दैट आप पंप्ड अप रहो कि
मुझे अचीव करना है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है पहले हर टॉपिक का बेसिक करो, बेसिक के साथ कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो, फिर उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो ट्रिक्स हैं, जो शॉर्टकट्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऑप्शन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इनको यूज कर करके सॉल्व करो। एंड हर टॉपिक के आपको इनफाइनाइट क्वेश्चन दे दो प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपकी एप्लीकेशन डेवलप हो जाए। सब सारे टॉपिक फिनिश हो जाते हैं, उसके बाद हम एडवांस वर्कशॉप करते हैं जिसमें 1 मंथ नॉन स्टॉप सारा का सारा रिवीजन करते हैं, ताकि हर एक चीज ब्रश अप हो जाए। एंड हर बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होता है, उस पोर्टल पे आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, जहां पे डेली असाइनमेंट, मॉक टेस्ट एंड सारी की सारी डिटेल रिपोर्ट्स आती रहती हैं। यहां पे आपके करंट अफेयर्स के टेस्ट, हर चीज एकदम प्रॉपर तरीके से चलती है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस आपको पता चलती रहे कि आप कितना इंप्रूव यहां पे कर पा रहे हो। उसके बाद सेट योर गोल, सबसे पहले अपना गोल सेट कर लो। जैसे कि मैंने आपको बताया 300 मार्क्स का आपका एग्जाम है, 150 से ऊपर लाते ही आप 99 परसेंटाइल वाली कैटेगरी में आ जाते हो। तो ये मत सोचो कि 99 परसेंटाइल लाना है, ये सोचो मुझे 50% पेपर करना है। अगर मैंने इतना पेपर सही कर दिया तो मेरा टॉप कॉलेज में टॉप परसेंटाइल के साथ सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं जो बात कर रहा था सिलेबस की, अपने टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में डिवाइड करने का जो मैं आपको फंडा बता रहा था वो यही था कि मैंने जैसे आपको पढ़ाना है, जो जो टॉपिक्स मैं आपको इस बैच में पढ़ाने वाला हूं, इस बैच में इसी मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ाऊंगा। क्वांट में मेरे 5 मॉड्यूल्स रहेंगे, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स। तो ये सारे के सारे टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट, ट्रिक्स के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ताकि आपकी हर एक टॉपिक सिस्टमैटिकली डेवलप हो एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग बने। अगर आप खुद कर रहे हो तो यहां से आप टॉपिक्स उठा सकते हो, इसका एक टाइम टेबल बना सकते हो, इसी तरह से अपनी तैयारी को करना है। कैट के हिसाब से आपको 5 मॉड्यूल्स करने हैं, 5 से क्वेश्चंस बनते हैं एंड हर एग्जाम में यही आपका क्वांट का सिलेबस रहता है। अगर हम बात करें वर्बल एग्जाम की, तो वर्बल की पढ़ाई भी हमारे यहाँ 5 मॉड्यूल्स में होगी। मॉड्यूल 1 वोकैबुलरी, देन वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड क्रिटिकल रीजनिंग। अगर मैं पर्टिकुलरली कैट की बात करूं तो वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ये 3 टॉपिक्स आपको करने हैं। क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, कौन सा आर्गुमेंट वीक है, स्ट्रॉन्ग है, ये आरसी में पूछे जाते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ऑथर के स्टेटमेंट को वीक कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग आना चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए, वर्बल एबिलिटी आना चाहिए। यही 3 टॉपिक से आपका कैट का पूरा सिलेबस बनता है। अदर एग्जाम्स के लिए चाहे वो एनमैट हो, स्नैप हो, जैट हो, इसमें ग्रामर और वोकैबुलरी भी पूछा जाता है। अगर हम बात करें एलआरडीआई की, तो कैट में आपके मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 से सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें मॉड्यूल 2 एडवांस एलआर है, मॉड्यूल 3 आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है। बट अगर मैं बात करूं जितने भी अदर एग्जाम्स है, एनमैट, स्नैप, सीमैट, जैट, आईएफटी, इसमें आपके बेसिक एलआर के क्वेश्चंस भी बनते हैं। एंड पर्टिकुलरली सीमैट का एग्जाम, स्नैप का एग्जाम एंड सीटी के एग्जाम में आपका एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का टॉपिक भी बनता है। एंड देन जो आपके एग्जाम से जहां पे जीके पूछा जाता है, जैसे आपका आईएफटी हो गया, आपका जैट हो गया, आपका एग्जाम हो गया टिसनेट का और सीमैट का, यहां पे आपका जीके का कंपोनेंट आता है। तो 3 मॉड्यूल्स में आपको पढ़ाया जाता है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3, जिसमें स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, बुक्स, ऑथर्स। करंट जीके में आपके मंथ वाइज मंथ करंट जीके, उसके अलावा इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल अफेयर्स क्या हो रहे हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं, साथ में बिजनेस अवेयरनेस की नॉलेज, कौन सी कंपनी, कौन सा मर्जर, एक्विजिशन, सीईओ चेंज, प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स, ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। इसके बाद जो आपका फाइनल स्टेप होता है जीडीपीआई वैट, इसकी भी वीडियोस हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपकी पूरी परफॉर्मेंस डेवलप हो पाए, रिज्यूमे, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, केस स्टडीज एंड वैट। तो इन 5 मॉड्यूल्स पे हम लोग काम करते हैं, ताकि आपका पूरा कंटेंट जो है स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद जो मेरा फोकस एरिया, जैसे मैंने आपको बताया, हर एक टॉपिक को क्लियर करो कॉन्सेप्ट के साथ, हर टॉपिक पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करो, हर टॉपिक पे वैरायटी करने वाला उसकी स्पीड बनाओ शॉर्टकट्स, ट्रिक्स की हेल्प से, देन बहुत सारे मॉक्स दो एंड देन बैकअप ऑप्शन में हम सारे के सारे एग्जाम्स के लिए अपीयर होते हैं। ये जो पूरा बैच है, इसका एक्शन प्लान आपके सामने ये रहा। स्टार्ट हो रहा है बैच आपका 2 जून से। बैच का नाम है एक्सप्रेस बैच, और इस बैच में आपकी हर हफ्ते 5 to 6 डेज आपकी डेली लाइव क्लास होगी। ये लाइव क्लास आप अपने फोन में, लैपटॉप में, पीसी में, टैबलेट में कहीं भी अटेंड कर सकते हो। हर एक टॉपिक आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक कराया जाएगा। 30 सितंबर तक आपका सिलेबस जो है फिनिश हो जाएगा। हर क्लास के बाद आपको 3 असाइनमेंट दिए जाएंगे, एक इजी असाइनमेंट, एक मॉडरेट असाइनमेंट, एक एडवांस असाइनमेंट। उन असाइनमेंट्स में आपके टोटल होते हैं 75 क्वेश्चंस। इन 75 क्वेश्चंस को आपको डिटेल्ड एनालिसिस सॉल्यूशन के साथ, एंड जहां पे आपको वीडियोस की जरूरत है वो प्रोवाइड होती है, ताकि आप एक एक क्वेश्चन को सीख पाओ जो आपने क्लास में कॉन्सेप्ट सीखा है। ये असाइनमेंट्स हमें 30 सितंबर तक भी फिनिश करने। देन आपको 11 बुक्स मिलेंगी जो आपके घर पे कोरियर होंगी। हर एक टॉपिक के 50 क्वेश्चंस आपके बुक में अलग से होंगे। मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, जिनको एडिशनल प्रैक्टिस करनी है और अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। साथ में आपको सेक्शनल मॉक्स और फुल लेंथ मॉक्स, जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं वो प्रोवाइड होंगे। मॉक्स में आपके जुलाई से स्टार्ट करा दूंगा और मार्च तक आपके मॉक्स चलते रहेंगे, जब तक आपका फाइनल एग्जाम सीईटी का नहीं हो जाएगा।
तो नवंबर तक कैट के एग्जाम्स, बीच में एनमैट के एग्जाम, स्नैप के एग्जाम, सारे के सारे मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे सामने है कैट एडवांस वर्कशॉप, जो अक्टूबर नवंबर के मंथ में होती है। नॉन स्टॉप क्लासेस, हर दिन 3 घंटे की क्लास होगी, जिसमें हर एक टॉपिक पे 50 ऑड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इनका पर्पस है रिवीजन हो जाए एंड सारे के सारे टॉपिक जो है वो ब्रशअप हो जाए। देन हमारा फोकस सारे अदर एग्जाम में शिफ्ट हो जाता है एंड देन जीडीपीआई की वीडियोस आपको मिल जाती है, जिसके थ्रू आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बैच की डिटेल्स आपके सामने ये रही। 9 to 11 क्लासेस होंगी, 1 मंथ की स्पेशल वर्कशॉप्स, डेली असाइनमेंट्स, कंप्लीट स्टडी मटेरियल और डाउट वीडियोस आपको मिलेंगी। कोई भी अगर लाइव क्लास आपकी मिस हो जाती है, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ताकि आप देख पाओ। हर एक टॉपिक का आपका टॉपिक टेस्ट होगा, फुल लेंथ मॉक्स आपको मिलेंगे। सारे के सारे एग्जाम्स में हमारा फोकस रहेगा। जीडीपीआई वैट वीडियोस देंगे, डिटेल्ड एक्शन प्लान आपको मिलेगा कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। एक टाइम टेबल के साथ आपकी तैयारी रहेगी, ताकि आप बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहो, स्ट्रक्चर्ड रहो, एक स्केड्यूल्ड तरीके से पढ़ाई करो। जो टोटल फीस स्ट्रक्चर है दैट इज 25,000, जिसमें आपकी सारी लाइव क्लासेस, असाइनमेंट, बुक्स, डाउट सेशंस, देन मॉक्स, हर चीज इंक्लूडेड है एंड पूरी की पूरी तैयारी आपकी कराई जाएगी। ये स्टडी मटेरियल 11 बुक जो आपके घर पे कोरियर हो जाएंगी जैसे ही आप ऑर्डर करोगे। अगर आप अभी ज्वाइन करते हो, आपको स्टार्टिंग से ही कुछ प्री कंटेंट दे दिया जाता है, ताकि आप क्लास के लिए बेस बिल्ड कर पाओ एंड ऑफिशियली आपकी जो क्लासेस है वो 2 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। जो नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे वो आपके सामने ये रहे, इतने मॉक्स मिलेंगे हर एक एग्जाम के। टॉपिक वाइज टेस्ट आपके सामने ये रहे एंड देन आपके करंट अफेयर्स की वीकली टेस्ट भी चलते रहेंगे। तो फुल फ्लेजेड आपकी प्रिपरेशन रहेगी। जो क्लासेस होंगी, क्वांट की, एलआरडी, जीके मैं कंडक्ट करता हूं, अनुभव सर आपका इंग्लिश सेक्शन देखेंगे। अगर आपको देखना है क्लासेस वर्क कैसे करती है, तो नीचे मैंने आपको भाई पूरा का पूरा एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे जाके आप पूरी डेमो क्लास देख सकते हो। उस पूरी डेमो क्लास को देखो, समझो। 3 आवर्स की क्लास है, वो एक्चुअल क्लास है जो हुई थी, उसको मैंने अपलोड कर दिया, ताकि एकदम आपको आइडिया लग सके कि क्लास में क्या होता है, क्या नहीं होता, एंड आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन ले पाओ। देन आपके सामने इस तरह का एक्शन प्लान होता है, डेट वाइज क्या करना है, क्या नहीं करना, कौन सी क्लास होगी, कौन से असाइनमेंट सॉल्व करना है, ताकि आपका सिलेबस बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड तरीके से चल पाए। अगर आप ये सारी चीजें डेफिनेटली और सिंसियरली अटेंड करोगे, अपीयर करोगे एंड जो एक्शन प्लान बता रहे हैं उसको फॉलो करोगे, तो ये आपके सामने रिजल्ट्स हैं जो लास्ट ईयर रहे हैं। काफी सारे आईएम अहमदाबाद के स्टूडेंट, जैट के टॉपर्स, आईएफटी के टॉपर्स, एनमैट के टॉपर्स आप देख सकते हो। स्नैप में कितने सारे 99 परसेंटाइलर्स हैं। देन सीमैट में ऑल इंडिया रैंक 3, देन अदर सीमैट 99 परसेंटाइलर्स, टिसनेट के टॉपर्स, एक्सजीएमटी टॉपर्स, देन अदर स्टूडेंट्स जो इनके अलावा कैट के स्टूडेंट्स हैं, उनका रिजल्ट कैसा रहा आपके सामने ये रहा। आप किसी भी स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल पढ़ सकते हो, रीड आउट कर सकते हो, डेमो क्लास आप देखो, समझो एंड जो मैंने आपको जहां पे 10 रूल्स बताए हैं, इन रूल्स को फॉलो अगर आप करोगे तो आपका रिजल्ट भी ऐसे ही यहां पे दिख रहा होगा टॉप परसेंटाइल के साथ। तो अगर आप भाई अब करना चाहते हो तैयारी, तो ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप भाई मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पर। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो studybuzz.co.in, यहां से भी आप डायरेक्ट एनरोलमेंट कर सकते हो। बैच स्टार्ट हो रहा है 2 जून से एंड इसके बाद लगातार आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। एंड नीचे मैंने आपको डेमो क्लास का लिंक दिया हुआ है, जहां पे जाके आप चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो और अपनी डेमो क्लास के बाद डिसीजन को ले सकते हो। सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।